नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं वाई कोरोना वायरस डिडंट हिट इंडिया एज हार्ड एज अमेरिका एंड यूरोप। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्या रीज़न निकल कर आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत में बता दूं, तो ये जो आर्टिकल मैंने उठाया है ये उठाया है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में से। तो संडे का जो न्यूज़पेपर आया था उसी में से ये न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रीज़न यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि मंडे को नया डाटा आया कोविड रिलेटेड डेथ के बारे में। तो यूएस ने यहाँ पर जो है ना 500,000 का जो मार्क है उसको क्रॉस कर दिया है। तो 5 लाख से ज़्यादा की जो मृत्यु है वो हो चुकी है लोगों की कोरोना वायरस के चलते यूएस में। तो यूरोप का भी यही हाल है। तो यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो भारत की अगर बात करें तो 1/3 हिस्सा जो है ना कम मृत्यु हुई है यूएस के मुकाबले। तो हालांकि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ख़राब है अगर इसको कंपेयर करें अमेरिका के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से। और दूसरी ओर जो आबादी है वो भी 4 गुना ज़्यादा है अमेरिका से। ओके, तो अमेरिका की आबादी सिर्फ 34 करोड़ के आसपास है, तो हम तो 134 करोड़ हैं। ओके, 135 करोड़ हैं, तो 4 गुना ज़्यादा आबादी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना बढ़िया नहीं, फिर भी 1/3 कम मृत्यु हुई है कोरोना वायरस से भारत में। तो यहाँ पर इसी बात का यहाँ पर जो है आंसर यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। तो इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि क्यों इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी देशों में इतना जो है ना मतलब इतना दयालु को क्यों रहा है कोविड-19। तो अफ्रीका को भी यहाँ पर, एंटायर अफ्रीका को भी यहाँ पर इसमें कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं, इंडिया जैसे, पाकिस्तान जैसे। तो वहाँ पर भी इतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। तो क्या रीज़न क्या है? तो इसको यहाँ पर एक तरीके की एपिडेमियोलॉजिकल मिस्ट्री जो है ना वो कहा जा रहा है, किसके द्वारा? सिद्धार्थ मुखर्जी के द्वारा। तो सिद्धार्थ मुखर्जी इन्होंने ही सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इनके आर्टिकल्स यहाँ पर जो है छपे हैं। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करें, ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और एक किताब के ऑथर भी है। तो इनकी किताब काफ़ी यहाँ पर बेस्ट सेलिंग का किताब इसको मिला हुआ है, जिसका नाम है द एम्पायर ऑफ ऑल मेलेडाइज। ओके, तो ये जो इनका जो यहाँ पर किताब है ये 2010 में पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर काफ़ी फेम इनको मिला इनकी किताब की वजह से ही। तो इन्होंने ही यहाँ पर रिसेंट आर्टिकल लिखा इसके बारे में, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न साइट किया गया है मुखर्जी जी के द्वारा, तो वो कह रहे हैं यंगर पॉपुलेशन। तो हमारे जो डेवलपिंग नेशंस हैं, खासतौर पे अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर यूएस या यूरोप कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर यंगर पॉपुलेशन की जो संख्या, जो रेशो है, भारत के मुकाबले बहुत कम है। तो जिस तरीके से जैसे हिसाब से जो एज बढ़ती जाएगी तो कोरोना का जो इम्पैक्ट है ना वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसी के तहत बात कर रहे हैं कि अगर आपकी उम्र 30 साल की यहाँ पर एज को पार कर जाती है और अगर आप कोविड-19 के संपर्क में आ जाते हो तो आने वाले हर 8 साल में आपको यहाँ पर कोविड-19 से मृत्यु होने के जो चांसेस है ना वो डबल हो जाएंगे। ओके, तो कहने का मतलब यही है कि ज़्यादातर जो भी कंट्रीज जहाँ पर ओल्डर पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, जैसे बेल्जियम है, इटली है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, तो वहाँ पर ज़्यादा हिट आपको जो है देखने को मिलेगा। तो यही हमारे सामने सिनेरियो भी यही है। जब ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तो शुरुआत इन्हीं कंट्रीज से हुई थी, शुरुआत यूरोपियन कंट्रीज से हुई थी। तो इटली में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था। तो वहाँ पर उस समय ये भी बात कही जा रही थी कि इटली में लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं। ओके, मक्खियों की तरह मर रहे हैं, तो सही बात थी। इकट्ठी लाइन ही लगी थी 20-25 हज़ार लोगों की, मतलब कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसके यहाँ पर एज ए रिजल्ट भारत में लॉकडाउन लगना शुरू हो गया उस समय। ओके, कि भारत में इस बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी आबादी है, उस समय इतना पता नहीं था कि ये असल में बीमारी किनको ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो उस समय तो यही था कि सारी आबादी को ये इम्पैक्ट कर सकती है, सारी पॉपुलेशन को ख़त्म कर सकती है। तो इसके रिगार्डिंग पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगाया गया। ओके, तो ये कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा है और ज़्यादातर मृत्यु भी बूढ़े लोगों की ही हुई है वहाँ पर। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर यंगर पॉपुलेशन है ओवरऑल अगर बात करें तो भारत में भी अगर हम एक मीडियन एज निकालें, मतलब जितने भी तरह की पॉपुलेशन हमारी है, जितने भी तरह की एज ग्रुप हैं, तो सबको मिलाकर अगर एक मीडियन एज निकाले तो वो 28 बनता है। ओके, 28 बनता है। तो इटली की 47 बनती है, तो डबल हो गई। ओके, डबल से थोड़ा सा कम है लेकिन ज़्यादा होगी ना। तो यहाँ पर आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोविड डेथ जो हुई है इन कंट्रीज़ में, तो यहाँ पर क्यों हुई हैं, क्यों यहाँ पर मिलियंस का आंकड़ा जो है यहाँ पर पार किया जा चुका है। तो रीज़न बिल्कुल साफ है कि ज़्यादातर जो आबादी है वो बूढ़े लोगों की है। तो यहाँ पर एज ही एक ऐसा कॉमन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कोविड-19 के रिगार्डिंग कि रिच कंट्रीज और पुअर नेशन में क्यों इतना फ़र्क देखने को मिल रहा है कोविड-19 के इम्पैक्ट का। लेकिन लास्ट में एक बात और कर रहे हैं कि क्या मिस्ट्री सॉल्व हो गई है? कि अगर हमने ये बात कह दी कि अगर यंगर पॉपुलेशन है तो इसलिए वहाँ पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो एक केस और निकल कर आ रहा है जिसका अभी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है।
तो वो केस कौन सा है, तो इसके रिगार्डिंग मुखर्जी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर हम मैक्सिको की मीडियन एज निकालें ना उनकी सारी आबादी की, तो वो 29 बनती है, तो भारत की कितनी है 28। तो बिल्कुल रफली कह सकते हो कि सेम है भारत के आसपास ही, लेकिन फिर भी। और इसके अलावा एक और बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर पॉपुलेशन का शेयर है, जो जिनकी आयु जो 65 साल से ज़्यादा है, तो उसके मुकाबले में भी वो भारत के साथ ही सिमिलर है। ओके, लेकिन फिर भी कोविड के रिलेटेड जो डेथ हुई है ना, तो यहाँ पर वो मैक्सिको में काफ़ी ज़्यादा हुई है भारत के मुकाबले। ओके, तो भारत में तो यहाँ पर जो 1/10 यहाँ पर डेथ जो है ना कम हुई है मैक्सिको के मुकाबले, तो मैक्सिको में ज़्यादा हुई हैं। तो इसका अभी रीज़न जो है फाइंड आउट नहीं हो सका है कि अभी भारत और मैक्सिको का जो मीडियन एज है वो भी सेम है, यंगर पॉपुलेशन की जो संख्या है वो भी बराबर है, ओल्डर पॉपुलेशन की संख्या भी बराबर है, तो फिर क्यों मैक्सिको में जो है ज़्यादा मृत्यु दर हुआ है कोविड-19 की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि क्या मिस्ट्री हो सकती है, क्यों वहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा है मैक्सिको में। तो जो मुझे यहाँ पर पर्सनली लग रहा है इसका रीज़न मुझे ये लग रहा है कि जैसे सपोज करो किसी को कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कोई डायबिटीज़ से प्रभावित है, किसी को कोई हार्ट डिजीज़ है, तो अगर उसकी उसकी मृत्यु हुई है ना, तो उसको भी वहाँ कोविड-19 के यहाँ पर पोर्टफोलियो में डाल दिया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, क्योंकि भारत में भी काफ़ी केसेस में ऐसा देखने को मिला है। ओके, तो ये हो सकता है कि मैक्सिको में ऐसे केसेस ज़्यादा हों। और जो दूसरा रीज़न साइट किया जा रहा है वो है इम्यून सिस्टम्स, टी सेल्स। ओके, तो हमारे इम्यून सिस्टम में भी यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आगे मैं जिक्र करता हूँ। तो टी सेल उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर शुरुआत में बात करें कि हम भारतीयों को यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है कोविड-19 से, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो पहले से ही काफ़ी कुछ झेलता है। ओके, तो वो काफ़ी स्ट्रांग है। जैसे यहाँ पर गंदगी की बात कर लें, स्ट्रीट फूड की बात कर लें, जो मक्खियाँ हैं, डेंगू, मलेरिया, तो इन जैसी बीमारियों की बात करें, तो उनके साथ रहने की हमें आदत पड़ चुकी है। ओके, जिसके तहत हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा खासा है। तो इसी के रिगार्डिंग आगे जो मुखर्जी हैं वो इसको इम्यूनिटी को एज ए साइंटिफिक एंगल के तौर पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर 3 मेन प्लेयर्स हैं हमारी इम्यूनिटी में, जिसके रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं। सबसे पहला प्लेयर है एंटीबॉडीज, दूसरा है बी सेल्स और तीसरा है टी सेल्स। ओके, और अगर बात करें एंटीबॉडीज़ की, तो इसके बारे में अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या ये बेटर रिस्पॉन्स दे पाया है सार्स कोविड-19 के प्रति, जिसको हम नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं या फिर न्यू कोरोना वायरस भी कहते हैं, क्योंकि अभी भी इसके रिगार्डिंग जो है ना कोई ऐसी संभावना नहीं है। ज़्यादातर जो केसेस निकल कर आए हैं उसमें यही है। शुरुआत में ऐसा ही हुआ था कि एंटीबॉडीज़ दे दो, जैसे हम बुखार होता है तो एंटीबॉडी लेते हैं ना, कोई भी पैरासीटामोल की एक गोली ले लेते हैं, उसमें एंटीबॉडीज़ ही होती हैं जो कि बुखार से लड़ने की ताकत बढ़ा देते हैं हमारी। तो इसकी शुरुआत में इसका इस्तेमाल किया गया था एंटीबॉडीज़ को और बढ़ाने का, लेकिन काम नहीं आया। तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ थी जिसको अमेरिका ने भी भारत के ऊपर प्रेशर डालकर ज़बरदस्ती मंगवाया था कि आप हमें वो दवाइयाँ भेजो, हमने सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ानी है, एंटीबॉडीज़ बढ़ाने, लेकिन वो काम नहीं कर सका। ओके, एंटीबॉडीज़ अकेले दम पर वो काम नहीं कर सके। तो कहने का मतलब यही है कि बिल्कुल क्यों नहीं कर सके, क्योंकि वो एक तरह का अपने आप में ही कस्टम मेड है हर एक किसी जर्म का। ओके, तो वो भी एक तरह का जर्म ही है, कीड़ा ही है। लेकिन जो नया कोरोना वायरस है उसके यहाँ पर जो एक्सपोजर निकल कर आए हैं, तो वो फ़र्क नहीं कर पाया, मतलब किसी तरीके से भी जो कोरोना वायरस है उसको रोक नहीं पाए एंटीबॉडीज़। दूसरी बात आती है बी सेल्स की। तो बी सेल्स का काम क्या होता है, बी सेल्स की जॉब होती है एंटीबॉडीज़ को ही बनाना। ओके, नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ क्रिएट करना बॉडी में, ये बी सेल्स का काम है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। और तीसरी बात आती है टी सेल्स की। ओके, टी सेल्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी कुछ साइंटिस्टों ने कैलिफोर्निया ला जोला जो इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है, तो यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा का टेस्ट किया, सैंपल टेस्ट किए पैंडेमिक से पहले, जब बीमारी नहीं फैली थी उससे पहले। तो वहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आया, 40% जो सैंपल्स थे वहाँ पर, तो वहाँ पर पाया गया कि जो नया कोरोना वायरस है, न्यू कोरोना वायरस है, जिसको आप कोविड-19 बोलते हो, तो हम नया कोरोना वायरस इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पहले भी आ चुका है। ओके, ये सन 2004-05 में पहले भी चाइना की ओर से ऐसा कोरोना वायरस निकला था। उस समय उसको सार्स कोविड जो बोला जाता था, अभी इसको कोविड-2 बोला जाता है। ओके, सार्स कोविड-2 इसको बोला जाता है। जो इसके रिगार्डिंग इसको इसलिए हम बार बार इसका नाम बोलते हैं इस तरीके से। तो वहाँ क्या पाया गया कि जो नया कोरोना वायरस है वो बिल्कुल जैसे हमारे टी सेल काम करते हैं बॉडी में, बिल्कुल उसी तरीके से वो जो है ना काम करके दिखा रहा है। बिल्कुल जैसे टी सेल उत्पन्न होते हैं वैसे ही कोरोना वायरस जो है ना अपने आप को फैला रहा है बॉडी में। और आगे इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली टी सेल्स होते क्या हैं। तो अगर बात करें हमारे इम्यून सिस्टम में, तो वहाँ पर जो सेल्स होते हैं, तो यहाँ पर टी सेल्स जो है ना, यहाँ पर सेल्स को और बढ़ाने का काम करते हैं, ताकि जो कि अगर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो उससे मुकाबला कर पाएँ। तो एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि अगर कोई वायरस आपको इन्फेक्ट करता है, तो इसमें ये टी सेल्स क्या करते हैं, अपने आप को ही ना नंबर ऑफ कॉपीज़ अपनी बनानी शुरू कर देते हैं।
तो नंबर ऑफ कॉपीज जब बनानी शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि जो भी कोई भी पैथोजन आता है तो उसका मुकाबला ये आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर टी सेल जो होते हैं, जितनी भी वायरस फैक्ट्रीज होती हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो अभी जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है, तो जो ब्रांड न्यू कोरोना वायरस है, ओके, तो ये सिमिलर है। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है, मुखर्जी साहब यही बात कह रहे हैं कि रिजेंबलेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो चीज़ यहाँ पर कोरोना वायरस जिस तरीके से आगे बढ़ता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से टी सेल्स यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है जिसका रिगार्डिंग ये आंसर दे रहे हैं कि वाई डस न्यू कोरोना वायरस लुक फेमिलियर टू टी सेल्स, एक जैसा क्यों है। तो इसका जो आंसर ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कि चार यहाँ पर जो है ना, चार तरीके का कोरोना वायरस है जिसके अलग अलग नाम हैं, जैसे OC43, 229E, NL63 एंड HKU1। तो ये नाम याद रखिएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को घुमाने के लिए स्टेटमेंट दी जा सकती है, तो इनके नाम आपको अलग अलग नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी कोरोना वायरस जो है ना, यहाँ पर रीज़न है, अगर आपको कोई कॉमन कोल्ड होता है, कोई सर्दी जुकाम वगैरह होती है, तो कोई भी बंदा जो है ना किसी एक वायरस की और से भी यहाँ पर इन्फेक्ट हो सकता है। तो और ये भी हो सकता है कि चारों के चारों ये कोरोना वायरस जो है ना, यहाँ पर इन्होंने किसी बंदे को इन्फेक्ट किया हो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आंसर दे रहे हैं कि टी सेल्स क्यों फेमिलर हैं जो कोरोना वायरस है उसके मुकाबले में। और आगे जो तीसरा रीज़न साइट किया जा रहा है वो है अंडर काउंटिंग। तो कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्या ऐसा है कि जो यहाँ पर गरीब कंट्रीज है वो यहाँ पर अंडर रिपोर्टिंग कर रही हैं कोविड-19 डेथ्स के प्रति, कि इतनी हुई ही नहीं है जितनी यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो जैसे ये जाम्बिया की एग्जांपल ले रहे हैं, जाम्बिया भी अफ्रीकन कंट्री है, एक पुअर कंट्री है, तो यहाँ पर 1040 जो है ना कोविड डेथ जो है रिपोर्ट की गई, लेकिन जब 364 बॉडीज़ का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें सिर्फ 70 लोगों को यहाँ पर पाया गया कि इनको कोरोना वायरस था। तो ये सब किया गया इनकी जो कैपिटल है लुसाका, उस वहाँ पर, तो जाम्बिया की कैपिटल लुसाका है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो एस्टिमेशन लगे तो उस हिसाब से ये चीज़ सामने आती है कि जिनकी भी मृत्यु हुई है तो यहाँ पर 5 में से सिर्फ एक ही इन्फेक्टेड था कोरोना वायरस से। इसके अलावा जो भारत की बात करें तो यहाँ पर हर 4 महीने बाद जो है हाउस होल्ड सर्वेज होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो डाटा निकल कर आया है तो इसमें कहा जा रहा है कि मई और अगस्त के महीने 2020 में डेथ जो है डबल हो गई। ओके, तो यहाँ पर जब अच्छे से एनालिसिस किया गया इस रिपोर्ट का तो ये पाया गया कि ज़्यादातर जो लोग डिकीज थे जिनकी मृत्यु हुई वो यंग लोग थे, वो भी खासतर के कौन से एरिया से बिलोंग कर रहे थे, रूरल एरिया से। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके का भी यहाँ पर बात करें कि अंडर काउंटिंग हुई है, इतना मतलब जो रिपोर्ट दी गई है वो ज़्यादा है और एक्चुअल में यहाँ पर जो है कम है। और आगे बात कर रहे हैं जो फोर्थ रीज़न जहाँ पर बताया जा रहा है वो है एक्चुअल डेथ्स आर हायर। कैसे यहाँ पर हायर है, तो यहाँ पर रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पिछले महीने। तो वहाँ पर केस फर्टिलिटी रेशो के बारे में बात की गई है, CFR के बात की गई है कि यहाँ पर जो जितने भी टोटल केसेस निकल कर आए हैं कोरोना वायरस से उनमें से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, तो इसको हम बोलते हैं CFR, केस फर्टिलिटी रेशो। तो यहाँ पर यह बात की गई है कि यहाँ पर बहुत सारी डेथ्स ऐसी है जिनको मिस कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है कुछ बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं करवाया कोविड-19 के बारे में और वो उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया। कुछ यहाँ पर उनको जो बेचैनियाँ पाई गई, कॉम्प्लिकेशंस पाई गई, तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जिनका कि इलाज करवाने के लिए वो हॉस्पिटल में आए हों। ओके, लेकिन उस इलाज के ऊपर फोकस किया लेकिन उसका रीज़न नहीं फाइंड आउट किया गया कि वो कोरोना वायरस से हुआ या फिर पहले से ही ऐसी बीमारी उनको थी। ओके, तो हो सकता है कि ये भी जो डेथ्स थी उनको हमने मिस कर दिया, उनको काउंट ही नहीं किया। एक्चुअल में डेथ्स काफ़ी हाई लेवल पर हुई हैं। तो इसके अलावा जो स्टेट वाइज एनालिसिस यहाँ पर किया गया तो यहाँ पर उसको यहाँ पर बात कर रहे हैं कि शोज करेक्टेड CFR, मतलब सही यहाँ पर पाया गया है CFR। तो यहाँ पर एडजस्ट की गई है टेस्टिंग फेलियर्स, मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर यह भी हुआ है कि जो शुरुआत में टेस्टिंग हुई थी, जैसे आपके पास एक टेम्परेचर गन आपने देखी होगी, टेम्परेचर गन को हमारे माथे के पास लगाया जाता है, चेक किया जाता है कि टेम्परेचर हाई है या कम है। अगर टेम्परेचर हाई है तो ये मान लिया जाता था कि इसको कोरोना वायरस है, अगर टेम्परेचर कम है तो ये मान लिया जाता था कि इसको कोरोना वायरस नहीं था। तो कई बार ऐसा होता था कि मशीन ही खराब होती थी। तो यही छोटे छोटे लूप होल्स थे जिससे हम पता ही नहीं लगा पाए कि किसको कोरोना वायरस है और किसको कोरोना वायरस नहीं है। तो ये सिर्फ भारत में ही इसका फेलियर नहीं है, पूरे विश्व में ये फेलियर रहा है, क्योंकि नई बीमारी थी तो नए सिरे से किसी को भी नहीं पता था। अपने अपने यहाँ पर जो एनालिसिस थे उसके हिसाब से सभी काम कर रहे थे। तो इसीलिए ज़्यादातर जो आबादी थी ना वो तंग होना शुरू हो गई थी अपने जो मेडिकल सिस्टम है उससे, क्योंकि जिन लोगों को नहीं भी था उनको भी रखा जा रहा था जो हमारे क्वारंटीन सेंटर्स थे वहाँ पर। तो ये एक रीज़न था कि मतलब एक्चुअल में कितनी डेथ हुई है ये पता नहीं लगा पाया अभी भी। ये ना ये डाटा जो है ना काफ़ी बड़े पैमाने पर मिस है। ओके, तो आगे जो बात कर रहे हैं, जो लास्ट रीजन यहाँ पर साइट किया गया वो है रॉन्ग प्रेडिक्शन। तो रॉन्ग प्रेडिक्शन कहने का मतलब है
कि काफ़ी संस्थाओं के द्वारा, काफ़ी देशों के द्वारा एक मैथमेटिकल मॉडल्स तैयार किए गए उनकी हेल्थ अथॉरिटीज़ के द्वारा, कि जिससे कि एक आइडिया लगे कि कितने बड़े पैमाने पर जो है ये बीमारी फैल सकती है किसी देश में, और कितने बड़े पैमाने पर अपना डैमेज जो है वो फैला सकती है। तो अगर कोविड-19 की बात करें तो ये जो जितने भी मॉडल्स थे ये सक्सेसफुली काम करे, करेक्ट रहे। जो रिच कंट्रीज़ थी, जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, जैसे यूएसए है, जैसे यूके है, और भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वहाँ पर, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी तो वहाँ पर ये बुरी तरीके से फेल हुए हैं। ये मॉडल नहीं पता लगा पाए कि कब जो है कोरोना वायरस पीक पे जाएगा, ओके, कब कोरोना वायरस जो है धीमे इसकी रफ्तार कम होगी, कब इसके यहाँ पर केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। तो ये रॉन्ग प्रेडिक्शन भी लगाई गई है, तो ये भी एक रीज़न जो है साइट किया गया है। तो यही है ओवरऑल सिनेरियो जो डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा जो है बातें कही गई हैं। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं तो आंसर राइटिंग में आपको काम आएंगे, तो इसके ऊपर फोकस करें। दोबारा से एक बार वीडियो को सुन लें तो काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है इन लेक्चर से। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे लेक्चर में लेकर आता रहूँ, तो और आप भी अपनी सपोर्ट मुझे देते रहें, और इन लेक्चर्स को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।